नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे भाग की अवधारणात्मक समझ अथवा भाग क्या होता है। दोस्तों, इससे पूर्व आप जोड़, घटाव और गुणा की अवधारणात्मक समझ को जाना होगा। जोड़, घटाव और गुणा भाग को आपने सीखा होगा। अगर आपको जोड़, घटाव, गुणा भाग से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उनसे संबंधित वीडियो देख सकते हैं। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, भाग की समझ में सबसे पहले हमें दो बिंदुओं को समझने की आवश्यकता होगी। सबसे पहला बिंदु है भाग का मतलब अथवा भाग का अर्थ क्या होता है। जैसे कि हम भाग क्यों करते हैं, भाग की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यदि ये दोनों बिंदु की समझ हमें हो गई तो हम आसानी से भाग को कर पाएंगे अथवा भाग से संबंधित जो दैनिक जीवन की समस्या होती हैं उनको हम समझकर आसानी से चरणबद्ध तरीके से हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं को हमें समझने के लिए कुछ उदाहरणों की आवश्यकता होगी। तो चलो कुछ उदाहरण लेते हैं। दोस्तों, कुछ उदाहरण आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो चलो इन उदाहरणों को समझते हैं। जैसा कि पहला उदाहरण दे रखा है कि 5 मजदूर किसी कार्य को मिलकर पूरा करते हैं और यदि मजदूरी के रुपए उन्हें 3,426 रुपये मिलते हैं तो बताओ प्रत्येक मजदूर को कितने रुपए मिले। जनरली दोस्तों, दैनिक जीवन में कई प्रकार के मजदूर के कार्य किए जाते हैं और ऐसी स्थिति में सभी मजदूरों को एक साथ रुपये मिलता है और उन रुपयों को मजदूर आपस में मिलकर बांटते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारे सामने हर रोज उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में हम पैसों को, रुपयों को किस तरीके से बांटते हैं आप सब जानते होंगे। दूसरी स्थिति है कि 200 मीटर लंबी रस्सी को 4 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। तो बताओ एक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। दोस्तों, कई प्रकार की ऐसी घटनाएं होती हैं। कई बार हमें रस्सी के छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं तो हम टुकड़े करते हैं और टुकड़े करने के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि वो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। ऐसी स्थितियां भी हमारे दैनिक जीवन में आती हैं। तो इस स्थिति में हम एक टुकड़े की लंबाई किस तरीके से प्राप्त करते हैं ये जानेंगे। दूसरा है चीनी की एक कट्टे में 50 केजी चीनी है। यदि 10 परिवारों में चीनी को बराबर बांटा जाता है तो बताओ एक परिवार को कितने केजी चीनी मिलेगी। ये कई प्रकार ऐसी घटना तब होती है जब एक ही संयुक्त रूप से कई परिवार एक साथ रहते हैं और वो एक साथ जब राशन खरीदते हैं और खरीद कर जो उसको आपस में बांटते हैं। क्या प्रक्रिया हम अपनाते हैं बांटने की, ठीक है। दूसरा है, चौथा उदाहरण हमारा है कि एक दूध वाला एक गांव में प्रत्येक परिवार को 2 लीटर दूध बांटता है। तो बताओ 20 लीटर दूध कितने परिवारों में पूरा बट जाएगा। ये स्थितियां भी हमारे दैनिक जीवन में हर रोज उत्पन्न होती है। तो ये बहुत जो मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पर लिए हैं ये हमारे दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण और समस्या हैं। ऐसी स्थिति में हम जनरली देखते हैं कि जैसे कि मजदूर वाला उदाहरण है। इसमें हम क्या करते हैं, जो मजदूरी हमें मिलती है, मजदूर लोगों को जो मिलती है उस मजदूरी को वो लोग बराबर बांटते हैं और बराबर बांटकर पता कर लेते हैं कि प्रत्येक को कितना रुपए मिला है। दूसरा, ऐसे ही 20 मीटर लंबी रस्सी है। अगर एक रस्सी को हम 4 बराबर टुकड़ों में बांटेंगे और बांटने के बाद हम ये देख लेंगे कि एक टुकड़े की लंबाई कितनी है। इसी प्रकार जो तीसरा है, चीनी 50 केजी चीनी को 10 परिवारों में हम कैसे, तो वहाँ पर भी हम या तो कोई बर्तन की मदद से बराबर बांटेंगे या फिर तोलकर बराबर बांटेंगे। तो यहाँ पर भी चीनी को बराबर बांटकर हम पता करेंगे कि एक परिवार को कितना या कितने केजी चीनी मिली है। दूसरा, जो दूध वाला है प्रत्येक परिवार को 2 लीटर दूध देता है और उसको 20 लीटर दूध बांटना है। तो बताओ कितने परिवारों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी दूध को बराबर बांटा जा रहा है अथवा 2-2 लीटर को बार घटाया जा रहा है। तो यहाँ हम कुछ चीज़ें समझ पा रहे हैं इन उदाहरणों की मदद से कि चीज़ों को बराबर हम बांटकर पता करते हैं कि एक जगह कितना मिलता है अथवा चीज़ों को बार घटाकर भी हम पता कर लेते हैं कि एक इंसान को कितना मिल रहा है अथवा ये कितनी जगह पूरी तरह से बट जाएगी। तो इन्हीं उदाहरणों को आगे लेकर भी हम और समझेंगे। इन चारों उदाहरणों से हमें ये समझ आ रहा है कि
चीज़ों को बराबर बराबर बांटा जा रहा है या बार बार घटाया जा रहा है। और बराबर बराबर बांट कर या घटाकर हम एक जगह कितना मिलेगा, एक परिवार को कितना मिलेगा, पता किया जा रहा है। ठीक है, हम सबसे पहले इनमें से एक उदाहरण लेते हैं, पहला उदाहरण, और उसकी मदद से हम जानते हैं कि भाग की अवधारणात्मक समझ क्या होती है। इस उदाहरण की मदद से हम जानेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को बराबर बराबर बांटा जाता है और बराबर बराबर बांटकर हम भाग की प्रक्रिया किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि 3 मजदूर किसी कार्य को मिलकर पूरा करते हैं। यदि मजदूरी के 3,426 रुपये मिले हैं तो बताओ प्रत्येक मजदूर को कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पर मजदूरी के रुपए दे रखे हैं 3,426 और इन रुपयों को 3 मजदूरों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो हमें पता करना है एक मजदूर को कितने रुपए मिले हैं। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि भाग की अवधारणा का मतलब है किसी चीज़ को बराबर बराबर बांट कर एक जगह कितना मिला है यह पता करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3,426 रुपयों को हमें बराबर बराबर बांटना 3 जगह, और बराबर बराबर बांटने के लिए हम क्या करते हैं, भाग की प्रक्रिया करते हैं। 3,426 को हमें 3 जगह बांटना अथवा 3 मजदूरों में बांटना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3,426 इसके नोट बना लेते हैं। 1,000 के नोट बनेंगे 3, 100 के नोट बनेंगे 4, 1 2 3 4, 10 के नोट बनेंगे 2, 1 2 और 1 के बनेंगे 6। ठीक है, 3,426 को मैंने चित्र संकेतीकरण के रूप में बदल दिया। ठीक है, और इनको बांटना है मुझे 3 जगह, तो मैं 3 जगह ले लेता हूँ। 1 जगह, 2 जगह और ये होगी तीसरी जगह। हमें 3 जगह बांटना है, तो सबसे पहले बांटते समय हम ये देखते हैं क्या ये नोट सभी को मिल जाएगा। तो सबसे पहले 1,000 के नोट, 100 के नोट, 10 के नोट, 1 के नोट है हमारे पास। तो हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा नोट हम बांटें। अगर हम 1 के नोट बांटेंगे, 1 के नोट करके बांटते हैं तो हमें समय ज़्यादा लगेगा। अगर 10 के बांटे तो उससे कम लगेगा, 100 के बांटे तो उससे और कम लगेगा। मगर अगर 1,000 के हम बांटेंगे तो हो सकता है कम समय लगे हमें। तो सबसे पहले हम बड़ा नोट बांटेंगे, और बड़ा नोट इसलिए बांटते हैं कि ताकि बांटने में कम से कम समय लगे। तो सबसे पहले हम 1,000 का नोट बांटेंगे। बांटने से पहले हमें पता करना है कि क्या ये सब को बढ़ जाएगा। तो हमारे पास 3 नोट है और 3 जगह बांटने, तो प्रत्येक को 1-1 हज़ार का नोट मिल जाएगा। तो इसको भी 1,000 का नोट मिलेगा, 1 इसको मिल गया तो 1 कम हो गया है। दूसरा इसको 1 नोट मिल गया, फिर से 1 कम हो गया, 1 नोट इसको मिल गया और ये भी कम हो गया। तो यहाँ आप समझ रहे हैं हम बराबर बराबर भी बांट रहे हैं और यहाँ पर बार बार घटा भी रहे हैं। 1 नोट बटा तो 1 कम हो गया, फिर 1 नोट बटा फिर 1 कम हो गया, फिर 1 नोट बटा 1 कम हो गया। तो यहाँ दोनों संदर्भ साथ साथ चल रहे हैं, बराबर बराबर बांटना और बार बार घटाना, और यहाँ पर एक ही संख्या घटा रहे हैं। दूसरा, हमारे पास 1,000 के नोट बट गए और ऐसे करके हमारे पास 3,000 रुपये बढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारे पास बचते हैं 100 के नोट। अब 100 के नोट बांटने, हमारे पास 4 नोट हैं 100 के, और कितनी जगह बांटने, 3 जगह बांटने। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक को 100 का नोट मिल जाएगा और 1 नोट बच भी जाएगा। तो हम देखते हैं 1 नोट इसको मिल जाएगा 100 का, 1 कम हो गया। दूसरा नोट इसको दिया, दूसरा कम हो गया, और तीसरा नोट इसको दिया तो ये तीसरा भी कम हो गया। ठीक है, 100 का नोट जब हमने बांटे तो हमारे 300 रुपये बढ़ चुके हैं और एक 100 का नोट रह गया। अब प्रत्येक को, अगर इसको मैं 100 का नोट दूँ तो बाकी 2 को नोट नहीं मिलेगा 100 का, तो ये 100 का नोट बटेगा नहीं। अब नहीं बटेगा तो इसके क्या करवाने पड़ेंगे मुझे, खुले। तो इसको मैं खुले करवाता हूँ 10-10 में, तो मुझे 10-10 के नोट मिलेंगे। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 और 10। ये 100 का नोट नहीं बटा, इसलिए अब मैंने इसके खुले करवा लिए और खुले के रूप में मुझे 10 के नोट मिले। 10 ये मिले और 2 पहले से हैं, तो टोटल हो गए 12। अब 12 10 के नोटों को मुझे 3 जगह बांटना है। तो एक तो स्थिति ये कि मैं सबको एक एक नोट दे दूँ तो मुझे समय ज़्यादा लगेगा। 2 नोट दूँ तो हो सकता है एक की तुलना में कम लगे, तो हम चेक करेंगे जब 2 नोट बांटेंगे तो सिर्फ 6 नोट बचेंगे, बाकी बच जाएंगे। तो 3 सोचते हैं, 3 अगर हम बांटते हैं तो 9 नोट बढ़ जाएंगे, बाकी फिर बच गए। तो 4 नोट सोचते हैं, क्या 4 नोट सबको मिल जाएगा? तो 4 नोट बांटते हैं तो पता लगता है 12 के 12 नोट बट जाते हैं। तो प्रत्येक को हमें 4 नोट देने, तो इसको भी 4 नोट दे दूँ। 1, 2, 3 और 4 नोट इसको बटे तो 4 कम हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4 नोट इसको दें। 1, 2, 3 और 4 फिर से कम हो जाएंगे। 1, 2, 3 और 4, इसको भी 4 मिल जाएंगे। 1, 2, 3 और 4, तो 4 फिर से सारे के सारे नोट मिल गए। तो 4 10 के नोट जब हम बांटते हैं तो सारे के सारे 12 10 के नोट बट जाते हैं। इसके बाद हमारे पास बच गए 1 के नोट। तो एक संदर्भ है कि सबको 1 का नोट दो, तो 1 का नोट सबको मिलेगा तो 3 नोट बटेंगे, और हमारे पास 6, तो सोचते हैं कि 2 मिल जाते हैं। 2 का नोट जब हम 1 के देते हैं सबको तो 6 के 6 नोट बट जाएंगे। तो प्रत्येक को 1 का नोट 2 नोट दे देता हूँ। 1 और 1, 2 इसको दिए, 2 कम हो गए, फिर इसको 2 दे देता हूँ, फिर 2 कम हो गए और 2 इसमें। इस तरीके से 3426 3 लोगों में बराबर बराबर बट जाते हैं। अब हमें पता करना है कि प्रत्येक को कितने कितने रुपए मिले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले लिख लेते हैं, ये 1000, सैकड़ा, दाई और इकाई लिख लेता हूँ। 1000, सैकड़ा, दाई और इकाई, 1000, सैकड़ा, दाई और इकाई। 1000 के नोट कितने हैं यहाँ पर? 1। 100 का नोट, सैकड़ा मतलब 100 का नोट 1, दाई कितनी है? 4, इकाई 1। 1000 1, सैकड़ा 1, दाई 4, इकाई 1। 1000 1, सैकड़ा 1, दाई 4 और इकाई 2। सॉरी, यहाँ पर भी इकाई 2 है और यहाँ पर भी इकाई 2 है। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रत्येक को कितने रुपए मिल रहे हैं। 1142, 1142, 1142। तो प्रत्येक मजदूर को यहाँ पर 1142 रुपये मिले हैं। तो इस प्रक्रिया से बराबर बराबर बांटकर हम पता कर रहे हैं कि एक मजदूर को कितने रुपए मिले हैं। ठीक है, और यही प्रक्रिया भाग कहलाती है। अब इस प्रक्रिया से जब हम करते हैं तो हमें समय ज़्यादा लगता है, और इस प्रक्रिया को जनरली हम दैनिक जीवन में हर रोज़ अपनाते हैं। तो इस प्रक्रिया से जब करते हैं तो थोड़ा समय लगता है, और जब समय लगता है तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हमारी समय की बचत हो जाए। और जो प्रक्रिया हमने यही की है, इसी प्रक्रिया को हम एक अन्य तरीके में लेके जाते हैं जो जनरली आप जिससे हर रोज़ आप भाग की प्रक्रिया करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लेते हैं 3426 भाग 3। ठीक है, मतलब 3426 में हमें भाग लगाना 3 का, और जब भाग लगाते हैं तो हम पता करते हैं 1 को कितना मिला। तो इस प्रक्रिया को हम इस तरीके से करते हैं, 3426 भाग 3। और ये जब प्रक्रिया हम करते हैं तो इस प्रक्रिया पे हम क्या कहते हैं कि 3 का भाग पहले 3 में लगाओ, यही कहते हैं हम। अगर 3 का भाग 3 में नहीं गया तो फिर दोनों अंकों में मिलकर दो, दोनों में नहीं गया तो 3 अंकों को मिलाकर उस संख्या में दो। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, मगर ये प्रक्रिया इस जैसी है। ठीक है, अब ये कैसे है कि सबसे पहले हमने 1000 का नोट बांटा, तो 1000 का नोट बांटा तो कितने बट गए? 3। इसका मतलब 1000 के हमने 3 नोट बांटे, तो प्रत्येक को कितना मिल रहा है? 1 नोट। प्रत्येक को 1 नोट मिला, तो हमारे 1000 के कितने नोट मिल गए? बट गए 3। क्या अब हमारे पास 1000 का नोट बचा? नहीं बचा। तो इसलिए हम यहाँ पर लगाते हैं माइनस का चिन्ह कि 1 भी नहीं बचा। फिर हम उतारते हैं पास वाला अंक 4। ये 4 क्या है हमारे पास? 100 के नोट है। ठीक है, और जब हमने प्रत्येक को 1 100 का नोट दिया
तो 100-100 के कितने नोट बट गए? 3। प्रत्येक को एक 100-100 का नोट मिल रहा है, तो हमारे 100-100 के नोट बट गए 3। तो अब बताओ कितना 100-100 का नोट होता है? यहाँ घटाएंगे हम, तो कितना नोट बचा? 1 बचा। अब एक मेरे पास 100 का नोट बच गया और ये बटा नहीं, प्रत्येक को ये 100 का नोट बट नहीं रहा, तो हमने क्या किया? इसके खुले करवा लिए। खुले करवाए तो कितने 10 के नोट बने? 10-10 के नोट बन गए 10, और पहले से कितने थे? 2। तो यहाँ 10-10 के नोट बन गए हमारे 12। तो यहाँ पर तो एक 100 का नोट है, 100 का नोट का खुले करवाएंगे तो 10-10 के नोट में हुए और 2 पहले से हैं, तो 12। तो अगर मैं ये पास वाला अंक उतारता हूँ तो यहाँ पर ये बन गए मेरे पास 12। अब ये जो 12 हैं ये 10-10 के नोट हैं, ठीक है। एक तो हमने 100 को खुला करवाया, 10 वो हो गए और 2 पहले से, तो ये 12 ये बन गया। अब इसको जब हमने 10-10 के नोट बांटे तो प्रत्येक को कितने मिले? 4-4 नोट मिले। प्रत्येक को मिले 4-4 नोट, और हमारे नोट कितने बट गए? 12 के 12 बट गए। तो इसके नीचे कितना आएगा? 12, और घटाएंगे तो क्या होगा? 0, एक भी नहीं बचा। इसके बाद हमारे पास नोट बचते हैं 1-1 के, और वो कितने नोट बचे? 6, ठीक है। और प्रत्येक को जब 1-1 के नोट को हमने बांटा, प्रत्येक को 2-2, तो प्रत्येक को कितना नोट आया? 2-2। जब प्रत्येक को 2-2 नोट आया तो कितने नोट बचे? बट गए 6 के 6 नोट बट गए, और यहाँ पर बचा 0। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से बांट के किया, और इसी प्रक्रिया को हम इस तरीके से करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये घटाव का भी चिन्ह लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे नोट बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम इस रूप में बार बार भाग के रूप में आपने किया होगा, मगर ये प्रक्रिया आती कहाँ से? ये प्रक्रिया यहीं से आती है, और इस प्रक्रिया से जो भाग करना कहलाता है, ये कहलाती है मानक प्रचलन विधि। इस विधि का नाम है मानक प्रचलित कलन विधि। भाग करने की यह विधि मानक प्रचलित कलन विधि कहलाती है, जो कि बराबर बराबर बांटने के संदर्भ से निकली है, ठीक है। और जनरली आप लोगों को कैसे सिखाया जाता है कि भाई 3 का भाग पहले अंक में दीजिए आप, ठीक है। अगर संख्या इससे छोटी है तो 2 अंकों में दीजिए, और यदि इसके बराबर है तो इतना पाड़ा बोलो कि उसके बराबर संख्या आ जाए। तो यहाँ पर 3 का भाग पहले मुझे 3 में देना, अथवा 3 का पाड़ा इतनी बार बोलो कि 3 आ जाए। तो 3 एकम 3, एक बार बोलने पर कितना संख्या आया? 3, और यहाँ लगा दो घटाव का चिन्ह, फिर बचाएंगे तो कितना बचेगा? 0, ठीक है। उतार पास का अंक, तो 4 उतार लिया। अब 4 का भाग 4 में 3 का भाग लगाना, तो फिर कितना जाएगा? 3 एकम 3, 3 6, 6, 2 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार जाएगा, 1 बार गया, ठीक है। घटाएंगे फिर से 1 बचा, उतारा 2, 12 हो गया। फिर 12 में 3 का भाग लगाएंगे, तो 3 का पाड़ा बोलो जब तक कि 12 नहीं जाता। 3 एकम 3, 3 6, 3 3 9, 3 6 12, 4 बार गया, ठीक है। 4 बार बोलने पर कितना आता? 12, 12 में घटाएंगे तो 0, उतारा 6। अब 6 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 6, 2 बार चला गया, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पर इस प्रक्रिया से जब हम करते हैं तो यहाँ पर जो उत्तर आता है वो आता कि एक आदमी को कितना मिला, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है, ये हो जाएगा मेरा 1000, सैकड़ा, दहाई और इकाई। यहाँ 1000, सैकड़ा, दहाई और इकाई, ठीक है। तो ये मानक प्रचलन कलन विधि यहाँ से निकल कर गई है, और इस विधि से ही जनरली आप भाग करते आए हैं, मगर इसका बेसिक ये है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको आता है तो इस प्रक्रिया को हम आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू। इस उदाहरण में आपने देखा होगा कि जब इस प्रक्रिया से करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, और जब इस प्रक्रिया से करते हैं तो समय की हमें बचत हो जाती है, ठीक है। तो इस संदर्भ में तो हम बराबर बराबर बांट कर करते हैं, और मानक प्रचलन विधि में हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें समय की बचत हो जाती है। और ये जो संदर्भ हमने पढ़ा कि भाग का मतलब बराबर बराबर बांट कर एक जगह कितना मिलता है, उसके संदर्भ में पढ़ा है। अब दूसरा संदर्भ हम जानेंगे कि बार बार घटाकर हम किस प्रकार से भाग करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर
ये उदाहरण देख पा रहे होंगे। इस उदाहरण में हम बार बार बराबर बराबर घटाव की प्रक्रिया के माध्यम से सीखेंगे कि बार बार घटाव के रूप में हम भाग कैसे करते हैं। ठीक है, उदाहरण है, एक दूध वाला एक गांव में प्रत्येक परिवार को 2-2 लीटर दूध बांटता है, तो बताओ 20 लीटर दूध कितने परिवारों में पूरा पूरा बट जाएगा। ठीक है, तो हमें पता करना है कि यदि दूध वाला प्रत्येक परिवार को 2-2 लीटर दूध देता है, तो बताओ 20 लीटर दूध कितने परिवार में पूरी तरीके से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। मान के चलो एक बर्तन है और इसमें 20 लीटर दूध भरा हुआ है। ठीक है, और प्रत्येक परिवार को कितना दे रहा है वो 2-2 लीटर, तो इसमें से 2 लीटर निकालेगा और देगा। तो बर्तन में 20 लीटर दूध भरा हुआ है और इस 20 लीटर दूध को हमें बराबर बराबर बांटना है और प्रत्येक परिवार को हम 2-2 लीटर दूध दे रहे हैं। ठीक है, तो 20 लीटर दूध में से पहले परिवार के पास जाएंगे तो 2 लीटर दूध देंगे, तो 20 लीटर दूध है, इसमें से 2 लीटर दिया तो बर्तन में रह जाएगा 18 लीटर दूध। ठीक है, आगे वाले घर पे गए, अब बर्तन में 18 लीटर दूध रह गया, 18 लीटर में से फिर 2 लीटर निकालेंगे, अब रह जाएगा यहाँ 16 लीटर। ठीक है, आगे वाले घर में जाएंगे, फिर से 16 लीटर में से 2 लीटर दूध और निकाल दिया तो यहाँ रह जाएंगे 14 लीटर दूध। इसके बाद नेक्स्ट आगे घर में जाएंगे, 14 लीटर में से फिर 2 लीटर दूध देंगे तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास 12 लीटर दूध। फिर नेक्स्ट घर में देंगे, 12 लीटर में से फिर 2 लीटर देंगे तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास 10 लीटर दूध। फिर इसके बाद नेक्स्ट घर में 10 लीटर में से फिर 2 लीटर दूध दिया तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास 8 लीटर। फिर नेक्स्ट घर में जाएंगे, 8 लीटर दूध में से फिर 2 लीटर दे देंगे तो 6 लीटर। अब बर्तन में रह गया 6 लीटर दूध। ठीक है, और 6 लीटर में से फिर 2 लीटर देंगे तो अब बर्तन में रह जाएगा 4 लीटर दूध। ठीक है, नेक्स्ट अगले वाले घर में गए, 4 में से फिर 2 लीटर दिया तो अब बच गया बर्तन में 2 लीटर दूध। नेक्स्ट घर पे जाएंगे, फिर 2 लीटर में से फिर 2 लीटर दे देंगे तो अब बर्तन में रह गया 0 लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2-2 लीटर प्रत्येक घर पे दिया। तब देखते हैं कितने घरों में बटा। पहले घर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हमने बराबर बराबर पर हमारे पास आया 10 घर। ठीक है, बराबर बराबर बांटकर हमने इस दूध को 10 घरों में पूरी तरीके से बांट दिया है। तो ये प्रक्रिया भी बार बार घटाने की जो प्रक्रिया है, बराबर बराबर बार बार घटाना, यह प्रक्रिया भी भाग की प्रक्रिया कहलाती है। अथवा इसको अगर मैं ऐसे करता 20/2, अथवा 20 में किसका भाग लगाना है मुझे 2 का। ठीक है, तो वही मानक प्रचलन कलन विधि में कैसे करेंगे, 2 का भाग सबसे पहले 2 में देंगे, क्या जाएगा कितनी बार जाएगा 1 बार, घटाएंगे 0 बचेगा, उतारा 0, 0 में 2 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 0 बार, तो कितना आया वही 10 लीटर। तो ये जो प्रक्रिया है बार बार घटाने की प्रक्रिया, ये बार बार घटाने की प्रक्रिया भी भाग कहलाती है। और इस प्रक्रिया को जब हम इस रूप में करते हैं तो वही उत्तर हमें फिर से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।